प्यारे बच्चों 14 फॉर्मूले में आप लोगों ने प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई किया। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अब अगर आप गौर करें तो आपको प्राइस अर्निंग रेशियो ऑलरेडी गिवन है 3 डिवाइडेड बाय 1 और इज इक्वल टू के दूसरे तरफ जाएं तो आपको ऊपर क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर जो कि गिवन नहीं है। डिनोमिनेटर में होता है अर्निंग पर शेयर जो कि गिवन है। तो अब अर्निंग पर शेयर अगर यहाँ गिवन है डिनोमिनेटर वाली चीज और आपको न्यूमरेटर ही मालूम करना है तो आप न्यूमरेटर को अकेला छोड़ें, डिनोमिनेटर को 5 को उठा के उस तरफ ले जाएं। ये 5 यहाँ कर रहा है डिवाइड, वहां जाके 3 से करेगा मल्टीप्लाई, तो 15 इज करेक्ट आंसर of formula point number 14. Now comes to the point number 15. What is the amount of dividend declared if dividend per share is rupees 4 and total share capital is rupees 2 lakh at the rate rupees 10 each? हमें डिविडेंड की अमाउंट टोटल बतानी है जो हमने डिक्लेयर की है। अगर डिविडेंड एक शेयर पे 4 रुपए दिया और टोटल शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए है तो सब बच्चों ने पहले 2 लाख को 10 से कर दिया डिवाइड, नंबर ऑफ शेयर पता चल गए 20,000। ऐसा ही है, क्योंकि डिविडेंड पर शेयर अगर 4 रुपए उसने खुद बता दिया तो डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड डिक्लेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। तो अब मजे की बात क्या है कि डिविडेंड पर शेयर गिवन है और टोटल डिविडेंड नहीं पता और नंबर ऑफ शेयर भी नहीं पता, तो नंबर ऑफ शेयर निकाले। और नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाले प्यारे बच्चों? टोटल शेयर कैपिटल को एक शेयर की पार वैल्यू से डिवाइड किया तो हमें पता चल गया 20,000 नंबर ऑफ शेयर। अब सही 5,000 क्या है बेटा? 2 लाख को 10 से डिवाइड किया, जवाब आया 20,000। ये क्या है? 20,000 नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, अब दोबारा एक बार कहता हूं, डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड डिक्लेयर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड। मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड निकाल चुका हूं, सही है, मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड निकाल चुका हूं 20,000। मुझे 4 रुपए डिविडेंड पर शेयर पता है, तो अब फॉर्मूला फिर दोबारा आखिरी बार कह रहा हूँ, डिविडेंड पर शेयर की जगह उसकी वैल्यू आ गई 4 रुपए इज इक्वल टू टोटल कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड नहीं पता क्वेश्चन मार्क, यानी ये मालूम करना है। और डिनोमिनेटर में क्या चीज है? नंबर ऑफ शेयर 20,000, वो हमने निकाल लिए। ये 20,000 डिनोमिनेटर में है, डिवाइड कर रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ। 20,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 80,000 कैश डिविडेंड इज करेक्ट आंसर। अब साहब बताइए आपको समझ आया? क्योंकि आपने आंसर कुछ और लिख के भेजा था। ओके, अपना काशान भाई आपको समझ आ गया है? काशान अगर आप हमेशा लिख नहीं रही हैं सर। पूछे ना मेरे दोस्त, आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा ना। सर कोशिश कर रहा हूँ, दोबारा बता दें। बिल्कुल बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये देखो अगर बोलो तो मैं लिख के भी बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं लिख भी लेता हूँ आजकल। 11 में 11 नहीं बल्कि 15 है ये मेरे दोस्त। देखो डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला होता है क्या मेरे भाई? डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला होता है टोटल डिविडेंड डिक्लेयर्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इशूड या आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आप लोग समझ जाते हैं ना कि इसको डिवाइड कर रहा है इस तरह, मैं लिखता हूँ। तो अब मैं कहता हूँ आज उसने 4 रुपए डिविडेंड पर शेयर खुद दे दिया इज इक्वल टू उसने टोटल डिविडेंड डिक्लेयर्ड नहीं दिया और उसने नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग नहीं दिए, ये भी उसने नहीं दिया। लेकिन उसने नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नंबर ऑफ शेयर इशूड भी नहीं दिया, लेकिन ये तो मुझे निकालना आता है। कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ शेयर इशूड इज इक्वल टू टोटल शेयर कैपिटल, इसको वहां लिखते हैं, टोटल शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू। सही है काशान भाई? जिंदा है ना? अब साथ थोड़ा दिमाग चलना शुरू हुआ। नंबर ऑफ शेयर इशूड मुझे मालूम करने हैं जो कि यस मुझे सर, पता नहीं है। इज साथ ही है। इक्वल टू टोटल शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए है मेरा बेटा, इसको डिवाइड कर दूंगा 10 रुपए पार वैल्यू से, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे जवाब आ गया 20,000। चेक कर लो। ठीक है, अब मुझे नंबर ऑफ शेयर इशूड पता चल गए, अब मैं इधर वैल्यू प्लेस कर सकता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे है 4 रुपए पहले से, वहां नंबर ऑफ शेयर इशूड 20,000, जब यहाँ आएगा तो वो इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन बचा? टोटल डिविडेंड डिक्लेयर्ड। अब मैंने इसको राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के रूल के तहत इज इक्वल टू करके यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। आई होप कि काशान भाई समझ गए हों।
चलो जी 80,000 टोटल 80,000 आएंगे सर। 80,000 टोटल डिविडेंड डिक्लेयर्ड जी। ओके। ओके अब इस तरह का सवाल एक ही मिला वर्दा? वर्दा एक ही सवाल मिला बेटा? यस सर, एक ही है बस। अच्छा चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह। अब आइए, रेशियो एनालिसिस कंप्लीट हो चुका, 90% हम इस टॉपिक के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं, 90 या 95 आप जो कहना चाहें। मेरे हिसाब से आप पेपर में ये सवाल आएगा तो अल्लाह के हुक्म से 90 से 95% चांस है कि आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर लेंगे। अब 90% चांस है तो 10% कहाँ बाकी है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का दूसरा नाम ट्रेंड परसेंटेज है। क्या बोला मैंने? सर ये कहाँ से आ गया अचानक? अगर मैं इस शीट में आपको दिखा सकूं तो डे फर्स्ट जब हमने इस लेक्चर का आगाज किया तो आप जरा फटी हुई आंखों से देख लें, ये लिखा हुआ देखें, लिखा हुआ नजर आया। ट्रेंड परसेंटेज का दूसरा नाम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। वर्टिकल एनालिसिस को कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। और 2.5 यानी अभी रेशियो एनालिसिस 95% तैयारी हो गई हमारी, लेकिन मैंने 90 बोली। आप भी सोच रहे होंगे 90 क्यों बोली यार इन्होंने जब 95% यहाँ लिखा है? क्योंकि अभी रेशियो एनालिसिस का एक सवाल बाकी है जो कल मुझसे, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत ना हूं तो कोमल ने पूछा था। कोमल आज एब्सेंट है। उसने कहा था, उसने एक सवाल दिखाया था, फिर मैंने उसे ये सवाल दिखाया था नीचे ले आके, अगर आप याद करें इस तरह, मैंने कहा था ये देखो क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं, ऐसा बेहुदा सवाल आता है कभी कभी जिसमें सारे क्वेश्चन मार्क बने होते हैं और इन्फॉर्मेशन होती है और हमें इस इन्फॉर्मेशन की मदद से इन सारे क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू मालूम करनी होती है। तो ये भी रेशियो एनालिसिस का ही सवाल है। अगर आप गौर से देखें, डेटर टर्नओवर दिया है, इन्वेंटरी टर्नओवर दिया है, एसेट टर्नओवर दिया है, करंट रेशियो दिया है, तो इसका मतलब है आपको ये फॉर्मूले आते होंगे तो आप कहेंगे ना करंट रेशियो दिया है तो या तो मैं करंट एसेट निकाल सकता हूँ या मैं करंट लायबिलिटी निकाल सकता हूँ। अगर मुझे डेटर टर्नओवर दिया है तो या तो मैं निकाल सकता हूँ नेट क्रेडिट सेल या मैं एवरेज अकाउंट रिसीवेबल निकाल सकता हूँ। तो अब अगर किसी बच्चे को फॉर्मूले याद ना हो तो उसके लिए ये बिल्कुल नामुमकिन है। इस सवाल के आने का चांस क्या है कि ये 10 साल में एक आध बार आया है, 10 साल में एक आध बार आया है। कोई, हम ये नहीं कह सकते कि इस साल आएगा, लेकिन आमाल के पेश नजर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वापस आते हैं। तो ये सवाल अभी बाकी है। अच्छा, अब तैमूर भाई कहते हैं हम अपने रियल किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल में मैच कर सकते हैं आई इन फॉर्मूले से। जी सर, आपको जरूरत ही नहीं है, अब तो कंपनी अपने पास। क्या तैमूर भाई ने भी क्या सवाल किया? तैमूर भाई का सवाल सबको लिख के भेजता हूँ पहले, ये लिखा मैंने, तैमूर भाई का सवाल कॉपी किया और तैमूर भाई का सवाल सब बच्चों को भेज रहा हूँ। ये तैमूर भाई का सवाल है, सब बच्चे तैमूर भाई का सवाल पढ़ें। मेरी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन मैं क्या करूँ, अब जब कोई सवाल कर लें तो फिर मैं इस तरह छोड़ता नहीं हूँ सवाल को। पता है आपको इतनी अच्छी बात बताऊं मैं, कंपनीज अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाती हैं उसमें वो खुद जो है ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हमने रेशियो एनालिसिस के फॉर्मूले पढ़े हैं वो खुद इसको करके दे रही होती हैं। और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस भी करके दे रही होती हैं ताकि इन्वेस्टर्स को खुद ना करना पड़े, वो सिर्फ वैल्यूज देखें और वहां से वो वैल्यू देख के चेक कर लें। सर आजकल तो सॉफ्टवेयर आ गए हैं इसको करने के। सर सॉफ्टवेयर क्या, ये एक्सेल के ऊपर हो जाता है? ये जो मैं एक्सेल पे पढ़ा रहा हूँ आपको, एक्सेल के ऊपर ये फॉर्मूले आप देख रहे हैं ना, मैं क्या कर रहा हूँ, सारा काम एक्सेल पे ही तो कर रहा हूँ। मैं सारी वैल्यूज उठाऊं, इनको उठा के इस तरह डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं सारे फॉर्मूले तो कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर भी करते हैं, एक्सेल पे खुद भी कर सकते हैं। तो लेकिन वही वाली बात है ना कि आप सेब भी है एक, इसमें कोई शक नहीं है यार, हम कह रहे हैं। लेकिन बात यह है यार हम कि देखो, बीइंग अ अकाउंटेंट, एसेट टर्नओवर या रिटर्न ऑन इक्विटी, क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? तो जरा काइंडली रेज हैंड कर दें, जिन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है वो रेज हैंड कर दें। इसका मतलब है मेरी आवाज आ रही है। रिफत, आपके पास इंटरनेट का इशू आ रहा होगा शायद, यकीनन। अब यकीनन इसलिए कह रहा हूँ कि 8-9 हाथ उठ गए क्लास में, 11 स्टूडेंट में से तो 8 स्टूडेंट कह रहे हैं आवाज आ रही है। तो रिफत, आपके पास शायद इंटरनेट इशू है, बट डोंट वरी, रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। अच्छा, अब पता है इनके सवाल की वजह से ना मेरा दिल चाह गया कि मैं इनको ना एक कंपनी के, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाऊं और उसमें मैं इनको बताऊं कि देखो ये जो रेशियोज मैंने तुम्हें पढ़ाए ये हुए हुए होते हैं वहां पे सॉल्व। लेकिन उसे करने से पहले मैं चाह रहा हूँ किसी तरह पहले हम ये जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की बात कर रहा था मैं, और ये जो शीट मैंने दिखाई थी आपको ये वाली, अब ट्रेंड परसेंटेज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ आज, फिर वर्टिकल एनालिसिस पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन जो है वो रेशियो एनालिसिस का मुश्किल तरीन सवाल
जिसमें वो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो चैप्टर कंप्लीशन की तरफ चला जाएगा। हम कोशिश करेंगे कल तक अल्लाह के हुक्म से, और कल नहीं तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में कोई एक एक्स्ट्रा क्लास रखे, या संडे को जब मुमकिन हुआ, मेरे लिए जब मुमकिन हुआ एक एक्स्ट्रा क्लास रख के इस टॉपिक को इसी वीक खत्म करूंगा। कमिंग थर्सडे को मैं अल्लाह के हुक्म से कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला टॉपिक शुरू करूंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हम कितने 70% टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब 30% टॉपिक बाकी है, 3 टॉपिक बाकी हैं, इंस्टॉलमेंट सेल, ब्रांच अकाउंटिंग और कैश फ्लो स्टेटमेंट, और पूरी हम पढ़ चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी आप कम से कम 4 सवाल कर सकते हैं पेपर में, आप चेक कर लीजिएगा। यानी इतना पढ़ के भी आप 4 सवाल कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि आपने अगर इतना पढ़ लिया है तो इसका मतलब है आपने कॉस्ट अकाउंटिंग तो कुछ भी नहीं पढ़ी है ना, तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग तो 1.5 घंटा हमने देना है, ठीक है। और अल्लाह के हुक्म से हम उसे भी कवर करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अब आता हूँ मैं किस तरफ जनाब आली, मैं आता हूँ ट्रेंड परसेंटेज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की तरफ। सर ये आखिर ये क्या है, ये टूल्स क्यों हैं, क्या करते हैं भाई? अब ये वाली बात तो बिल्कुल बचकाना सवाल हो जाएगा कि ये सब क्या करने के लिए। भाई इन्वेस्टर बिजनेस में पैसे लगाने से पहले मुख्तलिफ अंदाज से बिजनेस को जांचता है, जांच पड़ताल करता है, मुख्तलिफ चीज़ों का रिलेशन बनाता है ताकि वो बिजनेस को बेहतर जज कर सके। तो ट्रेंड परसेंटेज, ये तो मेरा ख्याल है आप लोगों ने बीकॉम पार्ट 1 में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी। बीकॉम पार्ट 1 में स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने ट्रेंड परसेंटेज नहीं पढ़ा था, वो चेन इंडिसेस? यस सर, पढ़ा है। चेन बेस मेथड में पिछले साल को इस साल से डिवाइड करते, फिर दोबारा पिछले साल को इस साल से डिवाइड करके आगे जाते। वाह भाई वाह, बड़ा पढ़ा लिखा लग रहा है भाई आज तो लड़का है, जबरदस्त छा गया। तो इसका मतलब है भाई ट्रेंड परसेंटेज में किसी एक ईयर को बेस बनाते हैं, तो फिर ट्रेंड चेक करते हैं। ट्रेंड क्या होता है कि भाई उसका यानी वो जो बेस ईयर है उसके मुकाबले में हम चेक करते हैं कि अब अगले साल जो है सेल बढ़ी है या कम हुई है, प्रॉफिट बढ़ रहा है कम हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है कम हो रही है, ट्रेंड चेक करते हैं। जैसे हम कहते नहीं है कि यार आजकल जो है इस चीज का ट्रेंड चल रहा है, तो वो ट्रेंड पिछले चीज को देखते हुए हम देख रहे होते हैं। तो नंबर्स का ट्रेंड एक डिफरेंट चीज है, और वो जो हम फैशन वाला ट्रेंड कहते हैं वो एक डिफरेंट है। नंबर्स का ट्रेंड जो है वो बढ़ने की शक्ल में होता है या कम होने की शक्ल में होता है। अच्छा, बहरहाल आप सबने एग्री किया कि आपने पढ़ा है। तो ट्रेंड परसेंटेज हॉरिजॉन्टल। अच्छा, तो अब इसको हॉरिजॉन्टल क्यों कह रहे हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पता है हॉरिजॉन्टल इस तरह होता है ना, बताइए। मैंने सिलेक्ट किए हैं सेल, यानी हॉरिजॉन्टल यस सर। इस तरह लाइन बनती है, और वर्टिकल ऐसे, सर यानी स्ट्रेट लाइन। वर्टिकल कॉलम होता है ना, वर्टिकल कॉलम होता है, और यस, हॉरिजॉन्टल रॉ होती है। तो जब हम डेटा को यूं एनालाइज करें, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और ट्रेंड परसेंटेज। तो हम अब ये करेंगे इंशाल्लाह, और ये बड़ा आसान है। और अगर मेरे पास वक्त बच गया तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि मैं तैमूर भाई के लिए और आप सबके लिए किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे पास डेफिनेटली पड़े होंगे, बहुत सारी कंपनीज के हैं, लेकिन उसमें ये मुझे चेक करना है कि आया उसमें वो रेशियो एनालिसिस हुआ हुआ यानी, क्योंकि मेरे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं सेव करता हूँ अपने पास कंपनीज के, वो आमतौर पे होते हैं कौन से वाले, क्वार्टरली। तो या तो हम अभी ऑनलाइन चलते हैं किसी वेबसाइट पे और वहां से जाके अकाउंट उठाते हैं और हमें वहां पे सब चीजें नजर आ जाएंगी इंशाल्लाह। चलिए फिलहाल मैं वक्त जाए कि बगैर जल्दी से आ गया कहाँ, ये आ गया मैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आपसे बड़े अदब से रिक्वेस्ट है, मैं तो यहाँ जल्दी से छाप लूंगा, आप इसे वीडियो देख के बाद में सॉल्व कर लो, या फिर मेरे साथ करना चाहते हो तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा कॉपी करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। और तुम्हें करना क्या है, आओ पहले सवाल सुन लो। कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड परसेंटेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, compute trend percentage for the following items taken from the financial statement of Chase Stores Incorporation over a 5-year period। ये चेज स्टोर्स इनकॉर्पोरेशन का डेटा है, 5 साल का डेटा है। ट्रीट 2015 एज बेस ईयर, मेहरबानी उनकी कि उन्होंने बोल दिया 2015 को क्या मानो, बेस ईयर। अच्छा, और अगर नहीं लिख के देता तो सबसे पुराने ईयर को बेस ईयर ही मानना है। सुना आपने, सबसे पुराने ईयर को ही बेस ईयर मानना है। रिफत, अब आपको आवाज आ रही है मेरी? अरेना, कोई क्वेश्चन है? वर्दा के पास कोई क्वेश्चन है? किसी के पास कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट के पास? अच्छा ओके, रिफत को आवाज आ रही है, ठीक है। किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सर मेरे पास एक छोटा सा हाँ क्वेश्चन है हाँ, टॉपिक अरे से थोड़ा हटके। हाँ हाँ बिल्कुल हट के।
सर अभी एक बंदा अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो हाँ। यकीनन वो जरूरी नहीं है कि वो एनालिसिस को जानता हो कि कंपनी क्या चल रही क्या नहीं चले, तो वो किस तरह इन्वेस्ट करेगी। तो फिर वो दानिश होगा थोड़ी ना, पता हो कि क्या चल रहा वो फिर दानिश होगा, है। होता नहीं जो समझ रहे हो? हाँ, वो दानिश होगा, वो फिर उसकी लॉटरी लग जाएगी, उसका चांस है, फिर वो लक है उसकी कि वो कंपनी डाउन जाए या अप जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन जब आप बात करते हैं ना, यानी आप अपनी पढ़ाई लिखाई के ऊपर जब बात करते हैं, तो ये जो होते हैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंट और ये चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सीएफए जो लोग करते हैं, उनका काम यही होता है। देखें, आप अपने पैसे बैंक में रखवाते हैं, बैंक आपको कैसे कहता है कि हम आपको 10% प्रॉफिट देंगे? कभी सोचे ना इस बात के ऊपर? आखिर बैंक को कैसे बताए कि वो प्रॉफिट देगा, और अगर उसको प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसकी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, वो तो मर जाएगा पैसे बांट बांट के लोगों के दरमियान, बैंक बैंकरप्ट हो जाएगा खुद, बैंक के पास पैसे नहीं बचेंगे। तो भाई ये लोग पूरी वर्किंग करते हैं, इन्हें पता होता है कि भाई हम इधर इस पैसे को यहाँ लगाएंगे, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इस पैसे से हम इतने पैसे जनरेट करेंगे, इसमें से हम अपने बैंक के खर्चे भी निकाल लेंगे और उसके बावजूद इतने पैसे बचेंगे कि हम तमाम लोगों में वो पैसे बांट देंगे बआसानी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ काशान को थोड़ा सा सवाल जो हटके उन्होंने किया वो समझ यस आया। सर, यस सर, अब देखें, यस। 2015 से लेके 2019 तक का डेटा है, वो आपसे कह रहा है कि आप इसका ट्रेंड परसेंटेज, आप क्या निकालो, इसकी ट्रेंड की परसेंटेज निकालो, और फिर अगर आप ये भी बता दो, डेफिनेटली, और हम जब मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता हूँ तो मैं डेफिनेटली उसके, क्योंकि मैं शेयर्स अब तो खैर बहुत कम खरीदता हूँ, और अब तो पिछले 1-2 साल से मार्केट बहुत डाउन है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो कि मेरी जायदाद के बारे में तो नहीं पूछ रहा कहीं है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जब मैं किसी भी कंपनी के शेयर, जैसे जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में ऑफर करती है, या फिर जब मैं, मुझे लगता है कि यार मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं एक्स्ट्रा और शेयर खरीद लेने चाहिए, आजकल शेयर मार्केट अच्छी जा रही है, शेयर मार्केट उठेगी। जैसे अभी शेयर मार्केट, आपको पता है कि इस वक्त बिल्कुल शेयर मार्केट की पोजीशन खराब है, कोविड-19 ने तबाह बर्बाद की हुई है इकोनॉमी तमाम मुल्कों की। तो तो बात यह है कि भाई जब मैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मैं एक नज़र देखता हूं, अगर मुझे लगता है कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, इसमें दम है, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे हैं, इसके रेशोज कुछ अच्छी पोजीशन बता रहे हैं, बेहतर होगा फ्यूचर, तो मैं कर देता हूं। लेकिन पाकिस्तान में ना, तमाम बड़ी माजरत के साथ, पाकिस्तान में कंपनीज बड़ी अनप्रिडिक्टेबल हैं, पता है, पाकिस्तान में कंपनीज बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं। और इसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी के बारे में मैं यूं कहूंगा कि मैं शायद पहले भी आप लोगों से बात बचपन में कर चुका हूं, आप लोग जो बच्चे मुझसे इंटर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कि मैंने 2007, 8 या 6 में एक 220 रुपए का एक शेयर, 235 रुपए का एक शेयर एचबीएल का खरीदा था, और वो एक साल के अंदर अंदर 320 रुपए का हो गया था। फिर 2008 में जब मार्केट क्रैश हुई थी, 2008 में ऐसी कुछ हुई थी, मुझे एग्जैक्ट अब तो याद भी नहीं है, मैं ये चीजें इसलिए याद नहीं रखता कि मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ। 2008 में मार्केट क्रैश हुई थी, तबाह हो गया था पूरा कराची स्टॉक एक्सचेंज एक तरीके से, और बाहर से जो है ना, दुबई व पूरी दुनिया पे फर्क आया था, और बाहर से भी लोग जॉब छोड़ छोड़ के आए थे, इवन लोग अपनी गाड़ियां छोड़ के आ गए थे जो उन्होंने कर्जों पे ली थी। तैमूर कह रहा है सर 2007 में हुआ था ये क्रैश, ठीक है, तो लोग यानी अपनी गाड़ियां तक दुबई में छोड़ छोड़ के आ गए थे, ऐसे ही अपने घर वर सब छोड़ के आ गए थे, वो कहते हैं अब कैसे चलेगा सब कुछ निजाम। तो उस वक्त वो 320 रुपए का शेयर वहां से ऐसा डाउन हुआ कि वो 90 रुपए पे चला गया था, और 10, 12, 15 साल गुजर गए आज तक, अभी तक 12 साल गुजर गए, 13 साल, अभी भी वो 90, 100, 120, 130 रुपए का है। लेकिन एक फायदा हो गया मुझे, क्या, कि मुझे, मैंने जितने रुपए के वो शेयर लिए थे, वो उसकी वैल्यू कम तो हो गई, लेकिन मुझे कंपनी ने दिए बोनस शेयर्स, एक्स्ट्रा शेयर्स, तो मेरे शेयर्स की तादाद बढ़ती रही, हर साल मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा शेयर मिलते रहे। मार्केट वैल्यू शेयर की कम ज्यादा होती है, लेकिन कंपनी अपनी परफॉर्मेंस अगर अच्छी जा रही है कंपनी की, तो होता क्या है, एक तो कंपनी की परफॉर्मेंस को देखते हुए लोग मार्केट में ना उसके शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं, और दूसरा मार्केट पोजीशन, जैसे अभी कोविड की वजह से, अभी अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी भी है, तैमूर भाई और अरहम, आप दोनों मुझे इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं मेरी डिस्कशन में, तो आप दोनों के लिए बोल रहा हूँ, और मैं इस वक्त टॉपिक से हट चुका हूँ माजरत के साथ, लेकिन क्या करूँ कि यस बोलनी तो सर, जुबान यस ही। सर। लेकिन देखें, बात यह है कि इस वक्त अगर एक बहुत अच्छी जबरदस्त कंपनी भी है ना, तो उस कंपनी को भी कोविड की वजह से बहुत परेशानी का सामना है, बहुत अच्छा चलने वाला बिजनेस है ना, कोविड की वजह से परेशान है, तो होगा क्या, जब सब कंपनीज कोविड की वजह से परेशान है, तो मार्केट इस वक्त गिरी हुई है, मार्केट डाउन है, तो हम किसी कंपनी का शेयर अगर मार्केट में 200 रुपए का भी बिकता था, तो शायद इस वक्त वो 150 का बिक रहा हो, 120 का बिक रहा हो। तो ये राइट टाइम है परचेज करने का, अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी में दम है और आने वाले दिनों में वो उठ जाएगी, तो आप उसका शेयर खरीद लें और रखें संभाल के। अगर आपको लगता है कि वो उठेगी, जैसे कि दानिश ने खरीदे थे, और उसको पता था कि ये कंपनी उठेगी, और बाद में वो कंपनी उठी, और आपने देखा कि उस कंपनी में उसने कितने शेयर खरीदे थे, उसका दोस्त उसको बोल रहा था कि भाई तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, लेकिन आप देखें फिर वो कैसा अमीर हुआ।
तो बहरहाल अब बात को आगे बढ़ाता हूँ। अगर वक्त ने इजाजत दी तो मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाऊंगा, वरना फिर मैं कल दिखा दूंगा इंशाल्लाह। अब यार हसान, तुम पैसे बताओ कितने, फिर उस हिसाब से बात करेंगे, ठीक है? सही है, तुम पैसे बताओ फिर बात करेंगे। अच्छा, काशान कह रहा है सर हमें यही तो नहीं पता कैसे जज करते हैं किस कंपनी में। अरे तो यही तो तुम्हें सिखा रहा हूँ, ये सारे रेशियोज वगैरह तुम देखोगे। अच्छा देखो, क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं ये काम बीकॉम करने के बाद करता था? नहीं भाई, बीकॉम में तो तुम सिर्फ ये सीख रहे हो कि तुम कंप्यूट कैसे करते हो चीजों को, ठीक है? तुम अभी इन फॉर्मूलाज का मतलब समझते हो किसी हद तक, लेकिन एक वक्त आएगा कि तुम्हें ये फॉर्मूला पढ़ने के बाद तुम्हें इसकी मीनिंग इतनी अच्छी समझ आ चुकी होगी। और वो कब आएगा? वो आमतौर पे मास्टर्स करने के बाद आता है, जब आप चीज़ें और पढ़ते हैं ना डिटेल में, फिर आपको पता चलता है कि असल में मार्केट किस तरह से काम कर रही है। अभी आपकी इकोनॉमिक्स इतनी कमज़ोर होती है आमतौर पे, तो ये सब पढ़ेंगे ना आगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, आगे आपको फिर मज़ा आएगा पढ़ने का। अच्छा चलें ठीक है, आता हूँ फिर आपके पास इंशाल्लाह। और कह रहे हैं आपको तो अच्छे अकाउंटेंट है, अभी आपको बताएं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया काशान भाई, ये कॉम्प्लीमेंट है। अगर और आप बता दें कब फ्री होंगे, ठीक है हसान, मैं बताऊँगा मैं कब फ्री होऊंगा। और अब हम जा रहे हैं इस सवाल को सॉल्व करने की तरफ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं इसको एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मुझे सहूलत हो जाए वहाँ काम करते हुए। और गलती कर दी मैंने, मैं इसको शीट को कॉपी करता हूँ, और कॉपी क्रिएट कॉपी। क्वेश्चन 7 है ना ये? ओके मेरे बच्चों, अच्छा जी, अब यहाँ से मैं उठा के ले आया ये। सबसे पहले तो मेरे बच्चों, आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट शब की अमाउंट मालूम कर लो, नेट प्रॉफिट शब की अमाउंट मालूम कर लो। फाइव में ऐसे सवाल 2 से 3 मैंने खुद देखे हैं। जो बच्चा ये सारी अमाउंट मालूम कर ले, ठीक है, वो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सब मेरे साथ है ना क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह? कोई आ रहा जा रहा है बार बार, ये बड़ी तकलीफ दे होता है। अल्लाह करे आप लोग पढ़ रहे हो। वर्दा, मरियम परवेज, मेरा ख्याल है आज इंटरनेट की मनहूसियत का शिकार हो गई हैं, ऐसा ही है? यस सर। यार यस ये बड़ा मसला है भाई। अभी इंटरनेट जो है ना हमारी, पता है क्या, W11 बन गया है इंटरनेट। इंटरनेट का नाम मैंने W11 रख दिया है आपसे। W11 4K 4J, ये गाड़ी बन गया है। अवाम इतनी ज्यादा है और पब्लिक कहाँ बैठे, छत पे बैठे हुए, इंटरनेट से गिर जाते हैं धम करके। हाँ यार तैमूर, इंटरनेट का इशू है, मैं बताता रहा हूँ। मैं बार बार मैं आउट हो रहा था मीटिंग से, तो मैंने अपना कनेक्शन चेंज किया है। केबल नेट का कनेक्शन तक ऐसा बेहुदा हुआ है। चलो भाई, शहरियार ने तो जवाब निकाले, उसने बोला भाई पकाओ नहीं, अब बस जवाब दो जल्दी जल्दी शाबाश। चलो मैं तो यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ ठका ठक भैया, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अच्छा मैं काम करूँ, उसको दोबारा कॉपी कर लूँ ताकि आप लोगों को सवाल यहीं दिखता रहे, क्या ख्याल है ना? यहाँ सवाल आपको दिखता रहेगा, ऊपर ये सवाल था और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है मेरे बच्चों? क्या हुआ बदतमीजी? अच्छा हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ रुपीस, ओके। इसको रुपीस समझ नहीं आता ना, ये पागल हो जाता है। आप लोग अपने पास इस तरह पहले सबकी अमाउंट मालूम कर लें। अच्छा आपके पास अगर फॉर्मेट है फिजिकल, तो आप फॉर्मेट में कर लें, आपको लिख के करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आपके पास फॉर्मेट है तो आप फिर इस तरह नेट प्रॉफिट आपने मालूम कर लिया, और इसको भी आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है? अब आपने क्या करना? अच्छा अब जो है हसान भाई, बड़े शरारती हो गए हैं आप। तो सबका प्रॉफिट वगैरह मालूम हो चुका है। ग्रॉस प्रॉफिट शेयर यार भाई धमाधम लिख के भेजे जा रहे हैं, 18 का 2,60,000, 1,55,000। अब आप लोग चेक कर लें, ये मैंने अमाउंट, ओके। देखो ये एक्स्ट्रा बातें करने का अंजाम ये है कि अगली मीटिंग के भी 10 मिनट रह गए, आप देख रहे हो। इनको मैं कलर कर देता हूँ अगर आप लोग बुरा ना मानो।
इनको कलर थोड़ा अलग करेंगे ताकि नजर आए ना कि ये हमने मालूम किए, ठीक है। चलो ये हमने वैल्यूज मालूम किए। अच्छा ओके, एक्स्ट्रा बात में मजा होता है बशर्ते कि आपका इंटरेस्ट हो। अच्छा तो बस अब जो है काम की बात ये है, वेरी गुड डाला है ना, एक्सीलेंट, अगर आप काम कर चुकी हैं तो काम की बात यह है कि हमें निकालनी है ट्रेंड परसेंटेज। और ट्रेंड परसेंटेज कैसे निकालेंगे? मैं सबसे पहले सेल्स की ट्रेंड परसेंटेज यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए 2000 ऑल्टर इंसर्ट रो, मैं सबसे पहले ये कॉलम के नाम लिख देता हूँ ताकि हमें पता हो कि हम कौन से की ट्रेंड परसेंटेज निकालेंगे। मेरे बच्चों, यार कॉमा क्यों लगा दिया इसने? अच्छा इसने वो दिया। सही है, अब सही है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अच्छा मैं अर्ज ये कर रहा था कि भाई 2015 को बनाना है, कौन सा ईयर बोलो जल्दी, शाबाश। ट्रेंड ईयर। ट्रेंड ईयर, बेस ईयर। बेस ईयर, एक्सीलेंट। तो जो बेस होती है वो हमेशा कितने परसेंट होती है? 100%। एक्सीलेंट, तो इसका मतलब है मैं इसको 100% एज्यूम करूंगा। सारे सेल के स्टेटस चेंज किए हैं ना, बदतमीजी कर रहा है। चल अब अगर ये 100% है तो 2016, अब ये 100 कहाँ से आया? ये आप लोगों ने अक्ल से डिसाइड किया कि जो बेस होती है वो हमेशा 100% होती है। यानी इसको यूं भी कह सकता हूं, जिससे हम रिलेशन बनाते हैं वो हमेशा, बताया था ना, जिससे रिश्ता 100% होता है। जिससे रिश्ता होता है वो हमेशा सब कुछ होता है। तो जिससे रिश्ता है वो सब कुछ है। तो किसका रिश्ता किससे है? 2016 की सेल का रिश्ता। अब देखिएगा आप, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ आपको लिंक बना के दिखा रहा हूँ। 5,90,000 डिवाइडेड बाय क्या, समझ आ रहा है? डिवाइड बाय 5 लाख। एक 118%। अब मैं यहाँ फॉर्मूला कॉपी कर देता हूँ, आप लोग करके देख लें, ये जवाब आएंगे सारे। कैसे आया ये? 6,15,000 को 590 से डिवाइड ना कर देना, बेस ईयर सबके लिए सेम है। ट्रेंड देख रहे हो, 100 से 118, 123, 148, 171। सेल का ट्रेंड क्या है? फेवरेबल, ठीक है। इंडिविजुअल कमेंट्स कर रहे हैं हम, समझ आ रही है या नहीं? हाँ जी भाई, 6 मिनट रहेगा, लोग लेफ्ट होते रहते हैं, समझ से बाहर है। ये बताओ ये समझ में आया या नहीं, जल्दी बोलो। अच्छा अभी करके देखना है शायद, चलो करके देख लो। हाँ ये लिखा हुआ तो है, ये देखो, ये 123, 148, 171। तो ये फेवरेबल ट्रेंड है ना, आपकी सेल का बढ़ना 100 से 118, 118 से 23, 123 से 148, 148 से 171। तो ये फेवरेबल ट्रेंड कहलाएगा। तो किस तरह मालूम करना है? हर ईयर की अमाउंट को बेस ईयर से डिवाइड करना है, हर ईयर की अमाउंट को बेस ईयर से। तो ये ना करना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रिश्ता सेल से करा दो, ग्रॉस प्रॉफिट का रिश्ता सेल से करा दो, किसी का किसी से रिश्ता नहीं होना। सर क्यों, इस तरह क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि हम कौन सा वाला एनालिसिस पढ़ रहे हैं, याद दिलाओ। हॉरिजॉन्टल। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हॉरिजॉन्टल में हम इस तरह देखते हैं, यही बोला था ना मैंने। और जब मैं वर्टिकल पढ़ाऊंगा तो फिर मैं इस तरह रिलेशंस बनाऊंगा, इस तरह। सही है? अभी मैं इस तरह रिलेशन नहीं बना रहा, मैं रिलेशन बना रहा हूँ इस तरह। आई होप आप सबको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ रही है। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और ट्रेंड परसेंटेज। तो अब आप लोग बाकी सारी अमाउंट्स का ट्रेंड परसेंटेज बना लोगे खुद? यस सर, बना लेंगे। जी सर का बना लेंगे। वर्दा सवाल बता दो जो मिला है तुम्हें, एक और वर्दा ने बताया था, लेना ने। वर्दा है हमारे साथ मीटिंग में?
सर एक ही मिला था 12 प्राइवेट। 2012 प्राइवेट नहीं, इसी तरह का ट्रेंड परसेंटेज वाला। ये चेक नहीं किया है। अच्छा चलो, ये आप लोगों में चेक कर लेना। एक आध सवाल ऐसे, 2 सवाल हैं मिनिमम, मेरे को अच्छे से याद है, तो आप वो देखना, आपको जो एक सवाल मिल जाए वो कर लेना। अभी इतनी देर वर्दा देख रही है, अगर वो सवाल इसे मिल गया तो ठीक है। मैं आप लोगों को इतनी देर लेके चलता हूँ किसी कंपनी की वेबसाइट पर, और पहले अपने पास डेटा देख लेता हूँ, अगर मेरे पास मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ ले, मैं इतनी देर चेक करता हूँ। अगर मेरे पास किसी कंपनी के एनुअल अकाउंट्स पड़े हुए तो मैं कोशिश करता हूँ अभी आपको दिखा दूँ। नहीं, मेरा ख्याल इसमें नहीं होगा। अच्छा जी, अकाउंट्स। अच्छा, मसला ये है कि मेरे पास ये सारे क्वार्टरली अकाउंट ही हैं, जो मैं बोल रहा था वैसे ही है मसला। अच्छा चलो देखता हूँ किसी कंपनी का अकाउंट खोल के अगर मिल जाए। ये अमरेली स्टील्स के मैंने अकाउंट खोले, ठीक है। अगर इसमें मिल जाता है तो अभी हम देख लेंगे। एनुअल अकाउंट में कंफर्म होती है ये चीज़, ठीक है। नहीं होगा इसमें, हाँ मेरा अंदाज़ा ठीक था। एनुअल अकाउंट्स में होता है ये लाजमी, हाँ नहीं है, ठीक है। एनुअल अकाउंट मेरे पास शायद ना हो। क्वार्टर की रिपोर्टें, सर मेरे पास एनुअल अकाउंट नहीं है, इंतहाई माजरत चाहता हूँ। अच्छा, अलैना ने बताया 2014 प्राइवेट क्वेश्चन 5B है, ये भी कर लें आप। 2014 प्राइवेट क्वेश्चन 5B नोट कर लें। 2-2.5 मिनट रह गए, क्या करें जनाब। चलो इतनी देर देखता हूँ, मैं आप लोगों को किसी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, और अगर वहाँ पे मिल जाए तो ठीक है। अमरेली स्टील पे चलते हैं। अमरेली स्टील्स, और क्या है अमरेली स्टील्स में एनुअल रिपोर्ट 2019। चलो ये देख लो, अगर अभी ये मिल जाए, खुल जाए तो अभी दिखा देते हैं आपको। अब ये 2.5 मिनट में खुल जाए तो आपका नसीब। अच्छा रिफत देखो, परसेंटेज ऐसे निकली है कि सेल की तुमने 2015 की अमाउंट को बेस ईयर माना। ये देखो, अब जाहिर सी बात है एकेडमिक क्वेश्चन पहले मैं एंटरटेन करूंगा। ये वाली अमाउंट है ना 2015, इसको बेस ईयर माना, तो बेस ईयर होता है, बेस हमेशा 100% होती है। अब ये 118 पता है कैसे आया है? 5,90,000 को इससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100। फिर ये पता है कैसे आया है? 6,15,000 को 5 लाख से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100। फिर 148 कैसे आया? 7,40,000 की सेल को 5 लाख से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो रिफत, समझ आया? इसी तरह हर चीज पे करना है आपने। ओके चलो, ये अमरेली स्टील की रिपोर्ट है एनुअल। अभी आपको अच्छी खासी बड़ी नजर आ रही है माशाल्लाह। आखिरी मिनट चल रहा है मीटिंग का, अब खत्म हो गई तो आपका नसीब। दो 2003 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन 4B, लोग सवाल ढूंढ ढूंढ के बता रहे हैं, वेरी गुड। 2003 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन 4B, आखिरी मिनट चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि अभी हमें नजर आएगा, लेकिन कोशिश पूरी है। 2003 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन